स्टूडेंट्स, शाइनिंग स्टार कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आदित्य प्रजापत। अपन पढ़ रहे हैं फिजिक्स में आज का जो टॉपिक है वो है कूलॉम का सदिश निरूपण। अब देखो, कूलॉम का सदिश निरूपण अपन को क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि कूलॉम का जो नियम है वो किसके लिए है? कूलॉम बल के लिए है। और बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो सदिश राशि का अपन को क्या करना पड़ेगा? सदिश निरूपण करना पड़ेगा। तो आज अपन सदिश निरूपण समझते हैं। देखो, सदिश निरूपण करने के लिए अपन क्या लेते हैं? निर्देश तंत्र लेते हैं। मान लिया कि अपन एक द्विविमीय निर्देश तंत्र लेते हैं। ये एक द्विविमीय क्या है? निर्देश तंत्र है। यहाँ पर क्या होगा? एक्स एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा? वाई एक्स। अब तुम्हें पता होगा, 11th में आपने पढ़ा हुआ है कि एक्स एक्स की दिशा में जो एकांक सदिश होता है वो होता है आई के। क्या होता है? आई के। वाई एक्स की दिशा में एकांक सदिश होता है वो होता है जे के। अगर ये त्रिविमीय निर्देश तंत्र होता तो इधर क्या था? के पाता। लेकिन अभी अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? द्विविमीय निर्देश तंत्र। इस निर्देश तंत्र में दो आवेश रखे हुए हैं। मान लिया कि एक आवेश क्या है? Q1 है, एक आवेश क्या है? Q2 है। दो आवेश रखे हुए हैं, एक आवेश Q1, दूसरा आवेश है Q2। दोनों आवेशों की मूल बिंदु से स्थिति सदिश है, एक है R1 वेक्टर, Q2 का स्थिति सदिश है R2 वेक्टर। तो Q1 का स्थिति सदिश है R1 और Q2 वेक्टर का स्थिति सदिश है R2 वेक्टर। अब देखो, कूलॉम के नियम में अपन ने पढ़ा था कि दो आवेश होते हैं, दोनों आवेशों के मध्य या तो आकर्षण बल होता है या क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। देखो, ये दोनों आवेश मान लिया कि दोनों धनात्मक है, दोनों ही क्या है? पॉजिटिव है। तो ये समान प्रकृति के हैं, तो इन पर कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब देखो, ये वाला जो आवेश है, इस वाले आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। Q1 आवेश Q2 को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। यानी ये वाला आवेश इस पर क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। इस बल की दिशा किधर होगी? इधर होगी। अब इस बल का नाम क्या होगा? F21। 21 वेक्टर। 21 कैसे आया? देखो, दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण क्या लग रहा है? बल लग रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे F21। अब इसी प्रकार देखो, दूसरा जो आवेश है पहले आवेश पर क्या लगाएगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो ये इसको क्या देगा? धक्का देगा, इधर इस ओर देगा। तो इसका जो नाम होगा वो होगा F12 वेक्टर। क्या होगा? F12 वेक्टर। अब देखो, कूलॉम के नियम में अपन ने देखा था कि उनके बीच की दूरी भी क्या होती है? इंपॉर्टेंट। तो बीच की दूरी यहाँ पर अपन निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर दूरी नहीं चाहिए, अपन को चाहिए विस्थापन। तो उसकी दिशा भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये दिशा लेते हैं, पहले आवेश पर इस दिशा में क्या लग रहा है? बल लग रहा है, तो इस दिशा को अपन बोलेंगे R12 वेक्टर। अगर ये इस दिशा में लेते हैं तो R21 वेक्टर। तो ये क्या हो गया? स्थिति सदिश हो गया। ये क्या है? पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण क्या है? दिशा है। और ये दूसरे आवेश पर पहले के कारण क्या है? दिशा है। तो अब इनमें देखो, R11 क्लास में अपन ने पढ़ रखा है कि स्थिति सदिश से सदिश कैसे निकालते हैं। मान लिया कि R12 वेक्टर किसके बराबर होगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के बराबर होगा। इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। R21 वेक्टर किसके बराबर होगा? R2 जो पहले आता है वो इधर भी क्या आता है? पहले आता है। R2 माइनस R1 वेक्टर। इसको दे दिया इक्वेशन सेकंड। अब देखो, इक्वेशन सेकंड में से अपन क्या कॉमन ले लेते हैं? माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? R1 पहले आ जाएगा, माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब देखो, ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर है ये सेम इक्वेशन फर्स्ट में दिख रहा है, और ये इक्वेशन फर्स्ट में किसके इक्वल है? R12 वेक्टर के इक्वल है। तो R21 वेक्टर, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे R21 वेक्टर माइनस R12 वेक्टर के क्या है? इक्वल है। जब दो सदिश बराबर होते हैं और आगे क्या लगता है? माइनस का चिन्ह है, तो इनको बोलते हैं विपरीत सदिश। यानी इनका परिमाण तो समान है लेकिन दिशा क्या है? विपरीत है। इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन थर्ड।
अब देखो इन दोनों का परिमाण क्या है, समान है, यानी R12 वेक्टर का परिमाण को मोड में लिखा जाता है, किसके इक्वल है, 21 वेक्टर के परिमाण के क्या है, इक्वल है। यहाँ पर दिख भी रहा है ये दोनों दूरियां क्या है, सेम है, लेकिन 12 और 21 में इतना ही फर्क है कि इनकी दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अब देखो ये तो हो गया सदिश के यानी स्थिति सदिश के बारे में। अब अपन कूलॉम का नियम लगाते हैं। पहले Q1 के लिए कूलॉम का नियम, तो Q1 आवेश पर बल, अभी अपन ने देखा था Q1 आवेश पर बल कौन सा लग रहा है, F12 वेक्टर लग रहा है, तो F12 वेक्टर। कूलॉम का जो अपन ने नियम देखा था कल, F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही था। अब लेकिन यहाँ पर परिणाम था, वेक्टर नहीं लग रहा था। अब वेक्टर लगाएंगे तो क्या आएगी, दिशा भी आएगी। दिशा को प्रदर्शित करने के लिए उसके साथ क्या लगाया जाता है, एकांक सदिश लगाया जाता है। एकांक सदिश को ऐसे लिखते हैं, केप लगाई जाती है। एकांक सदिश के ऊपर क्या लगाते हैं, केप लगाते हैं। तो दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हमेशा उसके साथ क्या लगाया जाता है, एकांक सदिश लगाया जाता है। तो परिमाण यही रहेगा, यहाँ पर अपन लिखेंगे के Q1 Q2। दूरी क्या आएगी यहाँ पर, पहले यानी Q1 आवेश के लिए है, तो यहाँ पर आएगा R12 वेक्टर का केवल क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर हमेशा क्या होता है, परिमाण होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर का परिमाण का क्या हो गया, स्क्वायर। अब तुम्हें ये तो पूरे क्या है, परिमाण है, तुम्हें अब दिशा भी चाहिए, क्योंकि सदिश में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो ये तो हो गया अपन के परिमाण। अब दिशा चाहिए तो तुम क्या लगा दोगे, R12 के। देखो ये जो बल लग रहा है किसकी दिशा में लग रहा है, R12 वेक्टर की ही दिशा में लग रहा है। R12 की दिशा भी इधर है और बल की दिशा भी इधर ही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, R12 के आ जाएगा। अब एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ है एकांक सदिश के बारे में, 11th क्लास में आपने एकांक सदिश पढ़ा होगा। एकांक सदिश किसे कहते हैं, परिमाण बटेवा, यानी किसी भी सदिश बटेवा सदिश का क्या होता है, परिमाण, यानी ए वेक्टर अपॉन क्या होता है, ए होता है। ये क्या कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है। तो यहाँ पर अपन इस R12 को चेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर मोड का स्क्वायर। यहाँ पर इस केप को क्या करते हैं, चेंज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, R12 ऊपर तो आएगा वेक्टर और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेक्टर का परिमाण। R12 वेक्टर का क्या हो गया, परिमाण। अब देखो यहाँ पर दोनों सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाती है, जो घातें होती है वो जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा के Q1 Q2, घात कितनी हो जाएगी R की, 12 की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, R12 वेक्टर। तो ये हो गया F12 वेक्टर। ये क्या है, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। तो किसी भी आवेश पर जब बल लग रहा है तो उसका सदिश निरूपण इस प्रकार से किया जाएगा। तो सदिश निरूपण क्या हो गया, के Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब और R12 वेक्टर। यहाँ पर क्या गया, सदिश आ गया। सदिश किसको भी बता रहा है, दिशा को भी बता रहा है। अब इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार अपन Q2 आवेश के लिए भी बल निकाल लेते हैं। Q2 आवेश पर बल, Q2 आवेश पर बल, Q2 आवेश पर बल कितना होगा, देखो यहाँ पर कितना लग रहा है, Q2 आवेश पर F21 वेक्टर लग रहा है। सेम ऐसा का ऐसे ही डेरिवेशन करना है। यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, के रहेगा, Q1 Q2 अपॉन। अब देखो इसके लिए दिशा किधर है, R21 की दिशा में है, तो नीचे 12 की जगह पे क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 21 वेक्टर का क्यूब और यहाँ पर 21 वेक्टर हो जाएगा। अब देखो ये F21 है, इसके फॉर्मूले में और इसके फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर क्या है, 21 है। एक चीज देखो, इसको इक्वेशन क्या दे देते हैं, फोर्थ। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से देखो, इसमें वैल्यू रखते हैं इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ।
इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से देखो, यहां पर इसमें F21 वेक्टर में देखो अपन क्या रखते हैं, थर्ड की वैल्यू रखते हैं। तो देखो थर्ड से क्या आ रहा है, 21 की जगह पे अपन क्या रख सकते हैं, -R12 लिख सकते हैं। तो यहां पर अपन लिखने वाले हैं, ये तो सेम ही रहेगा, K Q1 Q2 रहेगा। अब देखो यहां पर R21 वेक्टर है, तो R21 वेक्टर को क्या लिखेंगे, -R12 वेक्टर लिख देंगे। नीचे देखो R21 का परिमाण को अपन क्या लिख सकते हैं, R12 का परिमाण लिख सकते हैं। तो यहां पर अपन क्या लिख देंगे, R12 का परिमाण, और इसका भी क्या हो जाएगा, Q। इस माइनस को अब अपन कहां पे लगा सकते हैं, आगे यहां पर एक F21 वेक्टर माइनस आगे आ गया कि Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का क्यूब, और यहां पर क्या है, R12 वेक्टर। अब देखो ये वाली चीज तुम्हें क्या दिख रही है, ये दिख रही है या नहीं दिख रही है, सेम है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, F21 वेक्टर माइनस ये पूरा क्या है, F12 वेक्टर है, तो F12 वेक्टर हो गया। देखो दोनों जो बल है उनका परिमाण तो क्या है, समान है, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है। क्योंकि पहले बता चुका हूं कि जब सदिश में माइनस आ जाता है और इक्वल में होते हैं, तो इसका मतलब वो कौन से सदिश है, विपरीत सदिश है। इसका मतलब ये है कि दोनों बलों का जो परिणाम तो क्या है, समान है, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। यहाँ पर दिख भी रहा है, दोनों का जो परिणाम होगा वो तो समान है, लेकिन दिशा में एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो ये यहाँ से क्या हो रहा है, सिद्ध भी हो रहा है। अब देखो ये जो कूलॉम का नियम है, इससे एक तथ्य और निकलता है, एक फैक्ट और है कि देखो ये जो फॉर्मूला आ रहा है F21 12 के इक्वल है, ये तुमने 11th क्लास में कहीं पे देखा होगा, 21 12 के इक्वल। देखो अपन ने पढ़ा था न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। वहां पर भी ये आता था कि F21 12 के क्या होता था, इक्वल, लेकिन वहां पे क्या आता है, माइनस। प्रत्येक क्रिया की क्या हो रही है, विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कूलॉम बल न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है, तृतीय नियम की पालना करता है। तो यहाँ पर ये चीज भी सिद्ध हो रही है कि जो कूलॉम का बल है वो न्यूटन के गति के तृतीय नियम की क्या कर रहा है, पालना कर रहा है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि कूलॉम का नियम या कूलॉम बल न्यूटन के गति के तृतीय नियम की क्या करता है, पालना करता है। तो ये पूरा डेरिवेशन हमें करके आना है। तो ये हो गया। अब इसके बाद अपन देखते हैं कूलॉम के नियम के इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अब फैक्ट देखते हैं क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी तुम्हें याद रखना है कि कूलॉम का नियम कहां पे लगेगा और कहां पे नहीं लगेगा। कूलॉम का नियम इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल भी आ सकता है। न्यूमेरिकल भी अपन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो अपन पूरा न्यूमेरिकल का रखेंगे। बुक के सभी क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। तो अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, फैक्ट्स। पहला फैक्ट देखो, जो कूलॉम का नियम है या कूलॉम बल है वो 10⁻⁻15 मीटर, जिसे फर्मी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक फर्मी से कम दूरी पर नहीं लगता है, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, से कम दूरी पर कूलॉम बल से परिणामी बल नहीं ज्ञात कर सकते। अब देखो 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर कूलॉम बल से या कूलॉम के नियम से
परिणामी बल अपन नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये देखो, क्योंकि 10 की घात -15 मीटर से कम दूरी पर एक और बल कार्य करने लग जाता है, जिसे बोलते हैं अपन नाभिक बल, नाभिकीय बल बोलते हैं। तो यहाँ पर 10 की घात -15 मीटर से कम दूरी पर कौन सा बल लगेगा? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल भी कार्य करता है। तो दो बल कार्य कर रहे हैं, उसमें से प्रबल कौन सा है? नाभिकीय बल। तो कूलॉम के बल से अपन परिणामी बल ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि दो बल कार्य करने लग जाते हैं, तो उससे अपन परिणामी बल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो पहला ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरा फैक्ट देखो, कूलॉम का जो नियम है ये केवल स्थिर बिंदु आवेश के लिए ही लगता है। कूलॉम का जो नियम है, कूलॉम का नियम स्थिर आवेश या स्थिर बिंदु आवेश के लिए लगता है। कूलॉम का नियम केवल, मैं यहां पर केवल लगा देता हूं, केवल स्थिर बिंदु आवेश के लिए लगता है, के लिए लगता है। देखो यहां पर भी मैंने बताया भी था पहले, स्थिर आवेश, जब स्थिर आवेश होता है तो केवल विद्युत क्षेत्र ही कार्य करता है, लेकिन जब गतिशील हो जाता है तो उसके साथ कौन सा क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है? गतिशील आवेश में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो चुंबकीय बल भी कार्य करेगा। तो परिणामी बल अपन केवल कूलॉम के नियम से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर तुम्हें चुंबकीय बल भी ज्ञात करना पड़ेगा। कौन सा बल भी ज्ञात करना पड़ेगा? चुंबकीय बल। तो उस यानी कूलॉम का बल केवल स्थिर बिंदु आवेश के लिए ही लगेगा, गतिशील के लिए अपन नहीं लगा सकते हैं। अब देखो तीसरा फैक्ट, तीसरा फैक्ट ये है कि कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है, नियम की पालना करता है। जो कूलॉम का नियम है व्युत्क्रम वर्ग नियम की क्या करता है? पालना करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का मतलब है कि ये दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रम वर्ग नियम की क्या करता है? पालना भी करता है। तीसरा फैक्ट एक और ये है कि ये कूलॉम का जो नियम है निकाय में जो अन्य आवेश है उससे प्रभावित नहीं होता है, यानी ये केवल दोनों ही आवेशों पर निर्भर करता है। जैसे मान लिया यह है दोनों आवेशों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, अन्य आवेशों पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। जैसे मान लिया कि ये दो आवेश है Q1 और ये है Q2, इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है, ये जो बल लग रहा है मान लिया कि 5 न्यूटन का लग रहा है। दो आवेश थे, किसी निकाय में दो आवेश थे, दोनों आवेशों के मध्य केवल 5 न्यूटन का बल लग रहा था। अगर इनके बीच में कोई अपन तीसरा आवेश रख देते हैं, निकाय में कोई अन्य तीसरा आवेश रख देते हैं, तीसरा आवेश रख दिया तो ये 5 न्यूटन ही रहेगा, इसका मान चेंज नहीं होगा। यानी इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है अन्य आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि इन दोनों की दोस्ती तीसरे के आने से चेंज नहीं होगी, यानी ये दोस्ती नहीं तोड़ने वाले हैं। कूलॉम का नियम दोस्ती का नियम है, तो यहाँ पर ये तीसरे आवेश से प्रभावित नहीं होता है। अगर इन दोनों के बीच का जो आवेश है ये इस आवेश से भी क्या होगा? प्रभावित नहीं होगा। मान लिया कि इनके बीच में 4 न्यूटन है, ये आवेश चाहे कितना भी बढ़ा दे अपन तो ये भी कितना रहेगा? 4 न्यूटन ही रहेगा, इस आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तो ये कूलॉम का नियम दोनों आवेशों पर क्या करता है? निर्भर करता है, अन्य आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तो ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट कूलॉम के नियम के। अगला जो टॉपिक है अपन स्टार्ट करते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत ये भी इंपॉर्टेंट है सिंपल से ही अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत जब निकाय में बहुत सारे आवेश आ जाते हैं, ये जो लास्ट वाला फैक्ट पढ़ा था उससे ही रिलेटेड है। जब निकाय में बहुत सारे क्या आ जाते हैं? आवेश होते हैं, तब कौन सा सिद्धांत लगाया जाता है? अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया जाता है। अध्यारोपण
अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो अध्यारोपण के सिद्धांत को अपन समझते हैं। जैसे निकाय में कोई निकाय है, उस निकाय में बहुत सारे आवेश है। जैसे ये आवेश है, इसको मान लिया Q0। क्या है Q0? ये है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 डेश क्या है, बहुत सारे आवेश है, Qn है। इनके बीच की दूरी मान लिया ये है R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, R4 वेक्टर, R5 वेक्टर, Rn वेक्टर। बहुत सारे आवेश है। अपन को परिणामी बल निकालना है Q0 पर। इस आवेश पर परिणामी बल निकालना है। तो यहाँ पर बहुत सारे आवेश है, तो परिणामी जो बल निकालेंगे वो प्रत्येक के कारण, इसका इस पर बल निकाल लिया, 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 इसका इस पर बल निकाल लिया। इन सभी बलों का अपन क्या करते हैं, सदिश योग कर देते हैं। मान लिया कि यहाँ पर लग रहा है F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F4 वेक्टर, इधर लग रहा है F5 वेक्टर, इधर लग रहा है Fn वेक्टर। तो इन सभी बलों का क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे, तो इस आवेश पर क्या जाएगा, परिणामी बल आ जाएगा। और यही क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो इसको अपन लिख देते हैं, किसी निकाय में बहुल आवेश और किसी एक आवेश पर परिणामी बल प्रत्येक आवेश के बलों का सदिश योग होता है। किसी एक आवेश पर जो परिणामी बल है, जो शेष, यहाँ पे लिख देता हूं, शेष जो बचे हुए हैं, शेष प्रत्येक आवेश जो जितने बचे हुए हैं, उनका प्रत्येक आवेश के कारण जो बल लगेगा, उन बल का क्या करेंगे, सदिश योग करेंगे। आवेश के बल का सदिश योग करना है। प्रत्येक शेष आवेश के बल का क्या करना है, सदिश योग करना है। तो देखते हैं, ये जो लाइन है ये क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो F वेक्टर क्या है, किस पर परिणामी बल है, Q0 पर। तो ये किसके इक्वल होगा, F1 वेक्टर, इसके कारण इस पर जो बल लगा, इसके सदिश योग का मतलब वेक्टर फॉर्म में इनका क्या करना है, योग करना है। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर डैश प्लस Fn वेक्टर। जितने भी आवेश है, उन सभी आवेशों का क्या करना है, सदिश योग करना है। तो ये क्या हो गया, अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।